ठीक है, तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करोगे हाइड्रोजन गैस के साथ पास, तो इट इमिट्स रेडिएशन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर इस पे आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एनर्जी इसको दोगे ना, हाइड्रोजन एटम गैस को, तो यहाँ से रेडिएशन इमिट होगा। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखो, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसको हम लोग 5 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था ये। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। देखो, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सीरीज ऑफ लाइंस होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, बीच ये लाइंस होता है। ये इसको मैं सिंपल वे समझाता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए n इक्वल टू 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, 4 से स्टार्ट करो, 4 3 2 1। ठीक है, तो ये जो लाइंस है, मान लीजिए 4 से 1 में जाएगा, फिर 4 से 2 में जाएगा, 4 से 3 में जाएगा। ऐसा ये लाइंस होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस लाइंस नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, लाइंस गेट क्लोजर एंड क्लोजर एंड इवेंचुअली रीच द सीरीज लिमिट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखो। अगर आप समझ गए ना कि हाइड्रोजन गैस है, दो एटम से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनता है ना, तो इसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डालोगे तो ये इमिशंस ऑफ स्पेक्ट्रम करता है। दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये सीरीज ऑफ लाइंस होता है। ठीक है, देखो, सीरीज ऑफ लाइंस, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, ये जो पॉइंट्स में जो लिखा है नीचे, इमिशंस लाइन ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो ये लाइमन सीरीज है। तो लाइमन सीरीज को हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट भी बोलते हैं। तो ये 2.5 से 3.5 के बीच में लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बाल्मर सीरीज है। लाइमन सीरीज जो है ना, वो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, और बाल्मर सीरीज n इक्वल टू 2 से। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज जो होता है पार्शियली विजिबल होता है, और पार्शन जो होता है n इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। ठीक है, तो इंफ्रारेड जो है 0 से 0.5 के बीच में, ये वाला पॉइंट, और विजुअल पॉइंट्स ये आपका। ठीक है, और लाइमन सीरीज यहाँ पे देख लो, ये पॉइंट्स है आपका। ठीक है, तो याद रखो कि मोस्टली लाइमन सीरीज n इक्वल टू 1 होता है, और बाल्मर सीरीज के लिए n का वैल्यू 2 होता है, और पार्सन के लिए n का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखो। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला, तो ये याद रखो, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी नहीं, लैम्डा है, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए ये 109677 1/n1² माइनस 1/n2² है। ठीक है, तो n1 का वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होता है, और n2 से उसका n+1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 2 होगा, अरे ये 2 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, तो देखो, जो साइंटिस्ट थे पाल्मर, उन्होंने n का वैल्यू, n1 का वैल्यू 2 पुट किया। ठीक है, मैं जैसे बताया था कि अगर n का वैल्यू 2 होगा तो उसको हम लोग बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है, तो ये जो वैल्यू है n2 का, n2 का वैल्यू 3 4 5 6 7 होगा। ठीक है, उसके आगे, क्योंकि n1 का वैल्यू 2 पुट किया है ना, तो ये 109677 देता है। तो ये विजुअल रेंज के बारे में बताता है। ठीक है, और इसको हम लोग रीडबर्स्ट कांस्टेंट बोलते हैं, ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, ये वाला। देखो, और रीडबर्स्ट कांस्टेंट को हम लोग आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आर लिखते हैं और फिर एच लिखते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है टू फाइंड द वेव नंबर। ठीक है, तो 1/लैम्डा, ये फॉर्मूला 1/लैम्डा इक्वल टू होता है 109677 1/n1² Yes. 1/n2²। ठीक है, तो
1 अपॉन लैम्डा को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं ना। तो देखो अगर 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा का यूनिट सेंटीमीटर है, तो ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स होता है, तो ये यूनिट से भी पता चलता है, ठीक है, कि वेव नंबर है। तो देखो यहाँ पे लिखा है वेव नंबर, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, याद रखो ये। ठीक है, यस। ठीक है। तो देखो ये आपका वेव नंबर का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला 109677 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर आप n1 का वैल्यू 1 पुट करोगे ना, ठीक है, तो वो लाइमन सीरीज देता है, जैसे मैं बताया था। n1 का वैल्यू 1 पुट करोगे तो लाइमन सीरीज, n1 का वैल्यू 2 पर पुट करोगे तो बाल्मर सीरीज, n1 का वैल्यू 3 पुट करोगे तो पाचन, n1 का वैल्यू 4 पुट करोगे तो ब्रैकेट, 5 पुट करोगे तो बी फंड, ठीक है। तो यस सर। डायमंड सीरीज में अगर n1 का वैल्यू 1 पुट करोगे तो n2 का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा ना। बाल्मर सीरीज में n1 का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 से स्टार्ट होगा। तो लाइमन सीरीज को हम लोग अल्ट्रा वायलेट रीजन भी बोलते हैं, बाल्मर को विजिबल, और ये बाकी का तीनों पाचन ब्रैकेट बी फंड को इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लो। तो याद रखना, लाइमन बोलेगा तो n1 का वैल्यू 1, बाल्मर के लिए 2, पाचन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, बी फंड के लिए 5, ठीक है। और यहाँ इस फॉर्मूला में डालना है तुम्हें, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द वेव नंबर और लैम्डा है, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 109677 इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लो। हाँ सर। तो देखो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो बोर्स ने जो है ना वो हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बताया था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था इन्होंने, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, ठीक है। देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके पास, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस से फिक्स्ड रेडियस पे होता है, और एनर्जी भी उसका फिक्स होता है, ठीक है, जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है। बीच पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, तो उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट नाम देते हैं। और स्टेशनरी स्टेट्स, ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स भी बोला है, क्योंकि वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में एक मूव कर रहा है ना पार्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसको बोलते हैं अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स उन्होंने बोला यस था, सर। ऑर्बिट्स भी बोला था, स्टेशनरी स्टेट्स भी बोला था, और अलाउड एनर्जी स्टेट बोला था। These orbits are arranged concentrically around the nucleus in an increasing order of energy, ठीक है। ये एनर्जी इसका इंक्रीज हो सकता है अगर आप ऑर्बिट्स को इंक्रीज करोगे तो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल हो गया, ठीक है, ये लिख लो। फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। देखो सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है बोर का, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डजंट चेंज विद द टाइम, ठीक है। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो उसका फिक्स्ड एनर्जी होता है, बोर्स ने बोला। तो ये टाइम जैसे जैसे बीतेगा ना, आगे आगे टाइम जाएगा तो एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड्स करता है ऑर्बिट पे। तो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट्स के लिए एक पार्टिकुलर एनर्जी होता है, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी होता है। However, the electrons will move from lower state to a higher state if when the amount of energy is absorbed by the electrons, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को अगर सेकंड ऑर्बिट में डाल देते हो तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर सेकंड ऑर्बिट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी भी फिक्स्ड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर स्टेट टू अ लोअर स्टेट,
तो ये क्या बोलता है, अगर सेकंड ऑर्बिट से अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में जाओगे तो एनर्जी इमिट होगा, E2 माइनस E1 करोगे तो इमिट होगा एनर्जी। ठीक है, फिर क्या बोलता है, एनर्जी चेंज डजंट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर। तो एनर्जी जो होता है वो कंटिन्यूअस मैनर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो एक पार्टिकुलर वैल्यू देगा ना, E2 का एनर्जी माइनस E1 का करोगे तो एक पार्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी मिलेगा जो इमिट हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखो। तो इसमें 3 पॉइंट्स हुआ ना एक्चुअली। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट कि उसका एनर्जी फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, ये वाला। ठीक है, फिर क्या बोलता है, लोअर से हायर में जाओगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और हायर से लोअर में जाओगे तो एनर्जी को इमिट करता है। तो 3 पॉइंट्स लिखना है, एक ये थर्ड वाला हो गया, यस सर। ये सेकंड वाला हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो सेकंड का 3 सब पॉइंट्स हो गया, ये लिख लो। हाँ सर। ठीक है, देखो थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड or emitted when transition occurs between two stationary states that differs in energy। तो जैसे मैं बताया ना कि E2 माइनस E1 करोगे तो क्या होगा, इमिट करता है एनर्जी, और E1 से E2 में जाओगे तो एब्जॉर्ब करता है, अभी पढ़ाया सेकेंड पोस्टुलेट्स में। तो यहाँ पे भी सेम बोलता है। तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी आएगा ना कैलकुलेट करने के बाद, तो उसमें से हम लोग एक फ्रीक्वेंसी यस सर। कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग को एनर्जी E इक्वल टू एच म्यू पता है, तो म्यू इक्वल टू E बाई एच हो जाएगा ना। तो देखो चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाई प्लैंक कांस्टेंट, तो ये आपका देगा डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इससे भी एक फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब और इमिटेड बोलते हैं। ठीक है, तो E2 माइनस E1 है देखो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोर फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है, ये लिख लो। देखो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पोस्टुलेट्स। तो फोर्थ में क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी इज गिवन बाय mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम, उसको हम लोग एल बोलते हैं, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो ये होता है एम वी आर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यस ठीक सर। है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, उसको हम लोग एम वी आर बोलते हैं। और वो इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, एन ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये बोलता है फोर्थ postulates of Bohr's atomic model। ठीक है, in an electron can move in only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, thus only certain fixed orbits are allowed here। ठीक है, तो फिक्स्ड ऑर्बिट करने का मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 लाई करेगा ना, ये फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगा, ये एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा, दैट इज 1 2 3 4 लाइक दैट। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा ऑर्बिट्स में तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग एम वी आर से बोलते हैं, और वो इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, ये लिख लो। यस सर।